हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए कि पहले मैंने अभी जो आपको इससे पहले वाले वीडियोस तक जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का पहला मेथड जो होता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स वो बताए थे, जिसके 3 पार्ट्स होते हैं अलग अलग। एक तो होता है कंपैरेटिव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक होता है आपका कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट और तीसरी होती है आपकी कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो उसके बाद अब सेकेंड मेथड जो है आज मैं इस वीडियो से आपको स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसका नाम है कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट भी जैसे कि आपके कंपैरेटिव के 3 पार्ट्स थे वैसे वैसे अलग अलग 3 पार्ट्स के अंदर बनता है। पहला हिस्सा इसका भी वो का हुआ है कॉमन साइज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन लागत का आपका जो है विवरण पत्र बनेगा, समानाकार विवरण पत्र। इसके अंदर क्या रहता है, इसका पैटर्न थोड़ा अलग है। जैसे कंपैरेटिव तो आपने देखा कि बड़ा ही आसान सा होता है, 2 साल के डेटा को आप कंपेयर करते हैं कि लास्ट ईयर से इस साल हमने जो है क्या इम्प्रूव किया है, हमारे डेटा इंक्रीज़ हुए हैं डिक्रीज़ हुए हैं और वो बेस ईयर से कितने % बढ़े हैं वो आपको पता चलता है। लेकिन यहाँ पर कुछ थोड़ा सिस्टम डिफरेंट है। यहाँ पर यह है कि उत्पादन लागत की जो कॉस्ट होती है उसको अपन 100% मानेंगे और लागत के जो प्रत्येक तत्व है उसमें उसका परसेंटेज क्या है वो हमको ज्ञात करना है। मीन्स वी विल assume 100% to our cost of production and calculate percentage of each element of cost. That means कि हम लागत के जो तत्व होते हैं उन सब का कुल लागत में कितना कितना भाग है, कितना प्रतिशत है वो ज्ञात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी जो कॉस्ट है वो 10 लाख रुपए है और आपने मटेरियल लगाया है वो 3 लाख रुपए का लगाया है, तो 10 लाख अगर कॉस्ट है जिसको आप 100% मान रहे हो तो 3 लाख उसका कितना % है, तो 3 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100 करते हैं तो 30%। लेबर मान लीजिए कि आपका अगर इसके अंदर जो है वो 4 लाख रुपए है तो 4 लाख बटा 10 लाख इंटू 100 करेंगे तो वो जाएगा 40%। तो इस तरीके से सो ऑन एंड ऑन आप अलग अलग जो है सारे एलिमेंट्स का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में परसेंटेज ज्ञात करते हैं। अभी मैं आपको इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो करा रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने ऑलरेडी आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट के समय करा रखा है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का स्टेटमेंट कैसे बनता है वो भी आपको बता रखा है। तो यहाँ पर अब अपन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन स्टेटमेंट में जिस तरीके से सारी चीज़ों को लिखा और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाली वो का वो क्वेश्चन मैंने वापस आपके रिपीट कर दिया और अब ये जो फाइनल आंसर इसका आएगा वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। और ये क्योंकि पहले से ही कराया हुआ क्वेश्चन है इसलिए उसको पूरा एक्सप्लेन करने की वापस रिक्वायरमेंट नहीं है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताया था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक सिर्फ फैक्ट्री तक के खर्चे आते हैं, जबकि जनरली आप कॉस्ट शीट जो बनाते हो कॉस्टिंग के अंदर तो वहाँ पर ऑफिस ओवरहेड भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लिखते हैं। यही कॉस्टिंग और मैनेजमेंट के अंदर बेसिक डिफरेंस है, यानी वहाँ पर आपकी फैक्ट्री कॉस्ट आती है वो बराबर चलता है, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक जोड़ते हैं वो बराबर होता है, लेकिन वहाँ तक का आंसर कॉस्टिंग के अंदर फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट कहलाता है। और उसके बाद जब ऑफिस ओवरहेड्स को ऐड करते हैं तब आपकी क्या आती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में और फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो 2 सब्जेक्ट इस साल आपके कोर्स में है उन दोनों ही सब्जेक्ट्स के अंदर ऑफिस ओवरहेड नहीं जुड़ते हैं और फैक्ट्री कॉस्ट जहाँ तक आती है वहीं पर आपका आंसर जो है वो आ जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये एक मेजर डिफरेंस है और ऑफिस ओवरहेड यहाँ पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ एक साथ ऑफिस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जुड़ते हैं और उनका भी एक पर्टिकुलर नाम होता है। इन तीनों एक्सपेंसेस को मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। इन बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं वो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो अभी यहाँ पर अपन जैसे बात करें तो हमने यहाँ पे अभी थ्योरी में लिखा है कि अपन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को 100% मानेंगे, यानी कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर 13 लाख है तो 13 लाख का जो है वैल्यू उसको माना जाएगा 100% कि ये हमारी पूरी कॉस्ट है, 100% कॉस्ट है और इसमें हर एक एलिमेंट का कितना कितना परसेंटेज है वो अपन को काउंट करना है। जैसे कि आपको मेजरली वैसे जैसे मान लीजिए कि रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग परचेज सब दे रखा है, लेकिन मेजरली इन सब की जो परसेंटेज की कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं रहती। मेन आपका जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड जो होता है उसकी कॉस्ट की परसेंटेज जो होती है वो आपको चाहिए होती है। लेकिन फिर भी चलिए मैं एक बार निकाल देता हूँ, बाई चांस आपको लगेगा कि ऊपर का हिस्सा इसमें ब्लैंक नहीं रहे। तो 1 लाख 13 लाख का कितना % है, तो यानी कि ओपनिंग स्टॉक जो है वो हमारी कॉस्ट का है 7.69%। फिर 7 लाख रुपए रॉ मटेरियल हमने परचेज किया है वो हमारी कॉस्ट 13 लाख का कितना % है, तो ये काफ़ी बड़ा हिस्सा हो गया 53.85%। ये ध्यान रखिएगा लिखते समय कि जैसे कि 84 के पीछे आ रहा है उसके पीछे 6 आ रहा है, तो जिस डिजिट पर अपन छोड़ते हैं अगर उसमें उसकी संख्या जहाँ तक अपन लिख रहे हैं उसमें 5 से ज़्यादा है तो आप उसको जो है बढ़ा के लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 846 था तो 4 के पीछे 6 है तो आपने यहाँ पे 4 की जगह क्या लिखा है 5। फिर
8 लाख डिवाइड बाय 13 लाख, तो ये आ रहा है 61.54%। फिर 1.5 लाख आपका 13 लाख का कितना परसेंट है, तो ये आ रहा है 11.54। और ये देखिए मैं अब आपको जैसे परसेंटेज तो मैं निकाल ही रहा हूँ, एक और इसमें चीज़ बताता हूँ कि अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो इन दोनों अमाउंट की जो परसेंटेज है उसकी जोड़ भी वही आएगी, और आप अगर परसेंटेज निकालते हो तो भी वही आएगा। कैसे? जैसे मान लीजिए कि अगर अपन ने यहाँ पे जैसे मान लीजिए 61.54% निकाला है ओपनिंग स्टॉक और परचेज को जोड़कर, और क्लोजिंग स्टॉक की जो है वैल्यू आपने निकाली परसेंटेज में 11.54। अगर अपन इसमें से इसको, अगर यहाँ पे माइनस का सिंबल है, अगर अपन इसमें से इसको माइनस करते हैं तो भी वो 50 ही आएगा। और अगर आप 6,50,000 का अगर परसेंटेज भी निकालेंगे तो वो भी कितना आएगा, 50 ही आएगा। तो दैट मीन्स कि अगर अमाउंट प्लस हो रही है तो परसेंटेज प्लस करके भी लिख सकते हो, अमाउंट अगर माइनस हो रही है तो परसेंटेज माइनस करके लिखो, चाहे बची हुई अमाउंट से परसेंटेज निकालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोनों का आंसर, दोनों तरीके से आपका आंसर जो होगा वो ऑलवेज क्या रहेगा, इक्वल। वैसे कि वैसे आपके 5 लाख है वो 13 लाख का कितना परसेंट है, 38.46 और 7.69। फिर 50,000 जो है वो आपका 13 लाख का कितना परसेंट है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। एक्चुअली अभी मैंने भी जोधपुर में आके थोड़ा बहुत बैच वैसे स्टार्ट किया है, और तब से स्टूडेंट जो ट्यूशन के लिए जाते थे कि भाई ऑनलाइन नहीं पढ़ाकर अपन डायरेक्ट जो है पढ़ाए, लेकिन इंस्टीट्यूट पे आने वाले बच्चे भी पॉजिटिव जो है वो इन्फेक्टेड हो चुके हैं, और प्लस मुझे भी जो है वो कुछ दिनों से बुखार और थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो इसलिए आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो ऑनलाइन स्टडी हो रही है उसमें थोड़ा इंटरेस्ट लेके घर बैठकर जो है वो मैक्सिमम आप पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि गवर्नमेंट बिल्कुल भी परमिशन नहीं दे रही है किसी भी तरह से ट्यूशन स्कूल इंस्टीट्यूट खोलने की, और आपकी हेल्थ के लिए ये किया जा रहा है क्योंकि पॉजिटिव होना आपका और प्लस आपके फैमिली के लिए बड़ा ही ट्रबल हो सकता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि भाई आप लोग जितना हो सके घर में रहें, और बिना मतलब इधर उधर घूमने की बजाय ऑनलाइन जैसे आपको लगभग 2-3 क्लासेस अब स्टार्ट हो गई है तो थोड़ा उसमें इंटरेस्ट लें, और अगर उस वीडियो को देखें अच्छे से पूरा और प्रॉब्लम हो तो अपने टीचर से बात करें, जो भी आपका टीचर जो भी आपको पढ़ा रहे हैं तो उनसे बात कर आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और अगर कोई इशू हो तो आप कॉलेज में आकर भी या फ़ोन पर व्हाट्सएप पर जैसे भी चाहे अपनी जो है प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो अभी देखिए कि जैसे मैंने ये इसकी सारी परसेंटेज निकाल दी, तो वैसे ही मैं अब इनके जो है वो परसेंटेज आपको निकाल देता हूँ। जैसे इसमें 18,60,000 रुपये है वो आपका 100% माना गया है, 18,60,000 रुपये 100% है। अगर तो 9,60,000 उसका कितना परसेंट है, तो 960 डिवाइड बाई 1860, तो ये इसका है 51.61%। फिर 7 लाख जो है वो आपका 1860 का कितना परसेंट है, तो ये है 37.63%। फिर 1,30,000 जो है वो 1860 का कितना परसेंट है, तो ये है आपका 6.99%। और उसके बाद 70,000 जो है वो 18,60,000 का कितना परसेंट है, 70,000 डिवाइड बाई 1860 इंटू 100, तो ये आ रहा है 3.76%। तो ये सारे परसेंटेज आपने इजीली इसमें कैलकुलेट कर दिए। तो ये तो हो गया आपका कंपैरेटिव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन स्टेटमेंट। और अब इसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 इनकम स्टेटमेंट वाला वो एक बार लिख देता हूँ और फिर उसको आपको सॉल्व करके बताता हूँ। अब देखिए इस वीडियो में आगे जो है मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बता रहा हूँ इनकम स्टेटमेंट बनाने का, जिसमें आपको जैसे बताया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन स्टेटमेंट में जैसे आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को 100% मानते हैं, वैसे कि वैसे आपका जो इनकम स्टेटमेंट होता है उसके अंदर आपको नेट सेल्स को 100% मानना है। नेट सेल्स को, ये ध्यान रखिएगा, ग्रॉस सेल्स को नहीं, किसको आप 100% एज्यूम करेंगे, नेट सेल्स को। तो नेट सेल्स को 100% मानेंगे तो जैसे कि 10 लाख में 6,40,000 कितना होता है, बहुत ईजी गोइंग डेटा हो गया 64%। 3,60,000 कितना होता है 36%। और जैसा मैंने आपको बताया था कि आप बड़ी आसानी से प्लस माइनस के साइन यूज़ करिए कि 10 लाख में से 640 गए, कितने बचे 360, और अगर 100 में से 64% लेस करेंगे तो 36% यूँ भी आ जाएगा, और 360 में 10 लाख का भाग लगा के इंटू 100 करेंगे तो भी 36% आ जाएगा। फिर अब ये थोड़ा सा एक ऑकवर्ड आपको लगेगा कि जैसे कि 10,50,000 है वो 10 लाख का कितना परसेंट है,
तो 10,50,000 अपॉन 10 लाख इंटू 100, तो यानी कि ये इसका जो है 105% है। 50,000 10 लाख का कितना है 5%। तो ये कई बार लगता है कि ये 100 से ऊपर कैसे गया, तो ये बिल्कुल 100 से ऊपर ही जाएगा, क्योंकि सेल्स को अगर आपने 100 माना है नेट सेल्स को, तो जो ग्रॉस सेल्स होती है वो तो ऑलवेज उससे क्या रहती है, ज़्यादा ही रहती है, तो ये 100 से ऊपर ही जाएगी। उसके बाद ये आपका 10 लाख में कितना परसेंट है, तो 2250 बटा 10, तो 22.5%, ये 13.5%, बहुत ईजी डेटा है। ये 2%, 1,15,000 11.5%, ये 1%, और 12.5, ये क्योंकि प्लस का साइन आ रहा है तो ये 11.5 और 1 जोड़ेंगे, 11.5 प्लस 1 12.5 होते हैं। और वैसे भी अगर आप इसको अगर ऐड करते तो भी वही आ रहा है, और 12.5 जो है 1,25,000 10 लाख का कितना परसेंट होता है 12.5। तो ऐसे करके आप इनके सारे परसेंटेज कैलकुलेट कर लीजिए। 2.5, फिर ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 4, और पीछे आपके जो परसेंटेज बचेगी वो कितनी बच जाएगी 6। तो इस तरीके से लास्ट जो है लास्ट परसेंटेज तक आप इसमें कैलकुलेट करेंगे। और अब मैं इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बैलेंस शीट कैसे बनती है उसका जो फॉर्मेट है वो बताऊंगा, और उसके बाद लास्ट एक मेथड है ट्रेंड एनालिसिस, उसको करने से फिर अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।